हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका गुजरात पीएससी का एग्जाम हुआ असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे। तो इसका जो पेपर आया उसका हम थोड़ा डिस्कशन देख रहे हैं, और हम लोग कुछ पार्ट्स को देखेंगे इसमें, जिसमें कि हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं, वो वाला पार्ट, स्टील स्ट्रक्चर्स एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इतना पार्ट हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, और वो क्वेश्चंस हमारे सिलेबस से थे या नहीं थे, या फिर उनमें से कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए हैं खास तौर पर, या फिर मतलब बेसिकली हम लोग सारे ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि उनके आंसर्स क्या होने चाहिए या क्या नहीं होने चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि सॉइल की वजह से स्टील का क्वेश्चन हो, स्टील की वजह से फिर से सॉइल का क्वेश्चन आ जाए, तो सिक्वेंशियली नहीं रहेगा। हो सकता है, वैसे मैक्सिमम सिक्वेंस में रहेंगे, लेकिन हो सकता है एक दो क्वेश्चन इधर उधर गड़बड़ हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन मिलता है हमें यहाँ पर, आपको नीचे दिख रहा होगा 112 नंबर, पॉइजन रेशियो फॉर द स्ट्रक्चरल स्टील इज। ये हम लोगों ने क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ था कि पॉइजन रेशियो से कितना होता है। तो अगर हम पॉइजन रेशियो की बात करें, तो ये अलग अलग होता है। इसकी दो रेंजेस हम लोगों ने पढ़ी हैं, एक इलास्टिक रेंज एंड द अनदर वन इज प्लास्टिक रेंज। इलास्टिक रेंज में इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वो रहती है 0.3, एंड प्लास्टिक रेंज में जो इसकी वैल्यू है दैट इज 0.5। आपको याद होगा क्लास में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया हुआ था। तो द आंसर शुड बी 0.3। ओके, द आंसर शुड बी 0.3। अगर प्लास्टिक रेंज पूछता तो हम लोग 0.5 बताते, 0.5 वैसे भी ऑप्शंस में है नहीं, तो आंसर विल बी 0.3। द सेकंड वन क्वेश्चन इज, अच्छा, अगर कुछ भी लिख के नहीं दिया हुआ है तो इलास्टिक रेंज ही कंसीडर की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन 113 नंबर पर, 113, अपॉन लोडिंग डक्टाइल बार बियॉन्ड प्रोपोर्शनल लिमिट डैश 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 फिल इन द ब्लैंक इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन द फोर्स। तो वहां पर जो सेक्शन आता है, वहां पर अगर हम लोग लोड न लगाएं तब भी स्ट्रेन की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब स्ट्रेन आता रहता है। ठीक है, तो दैट इज द पोर्शन, यानी कि स्ट्रेन मतलब क्या, लॉन्गेशन होते रहते हैं उस सेक्शन के अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? तो दीज आर टू क्वेश्चंस ऑफ, अगर मैं देखूं तो एक वो दोनों को ही हम लोग एक्चुअली में, ये बेसिकली डिफरेंस नहीं है यहाँ पर कि सोम का माने कि हम लोग इसको स्टील का माने, जिसका आप मानना चाहें उसका मान सकते हैं। ओके, वैसे ये दोनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट में चले जाएंगे। द नेक्स्ट इज 116 क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन हमारा ही है, ये वाला पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला। द एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, तो इट इज फाइननेस ऑफ सीमेंट। एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल कैसे आ गया, चलिए। The next one is 116, in case of beam subjected to distributed load the rate of change of bending moment is। तो rate of change of bending moment क्या होगा यहाँ पर, shear force ही कहलाएगा। 117, the maximum strain energy stored by a member without being permanently strained is। तो अगर permanently strained नहीं हो रहा है और मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात पूछ रहा है हमसे, तो आंसर विल बी प्रूफ रेसिलेंस, क्लास में करवाया हुआ होगा। बहुत ही बेसिक पेपर आया इस बार जीपीएससी का, किसी भी सब्जेक्ट में, खासतौर पे जो सब्जेक्ट मैं डील कर रहा हूँ वहां पर शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा हो जिसका लेवल बहुत ज्यादा हाई रहा हो। बाकी सारे ही सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजीली रहे। जैसे कि 119 क्वेश्चन, फॉर नो टेंशन कंडीशन द मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी इन रेक्टेंगुलर फाउंडेशन विथ बी शुड नॉट एक्सीड। इसको हम लोग दो जगह पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं, आपको याद होगा जब इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पढ़ाया जाता है, खासतौर पर इरिगेशन, तो उसमें हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जब पढ़ते हैं तो वहां पर खाली डैम और भरे डैम के दो कंसेप्ट आते हैं। ओके, तो उसमें से एक में हम लोग देखते हैं कि द राइट आंसर विल बी B/6 फॉर नो टेंशन। जब नो टेंशन कंडीशन आ रही होगी तो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी क्या होगी रेक्टेंगुलर फाउंडेशन के अंदर, B/6। क्लियर है मेरा बात यहाँ तक? तो ये यहाँ तक बहुत ही आसान क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे 120 क्वेश्चन, द पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल which has Young's modulus of 120 GPa and shear modulus of 150 GPa। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर,
ये आपसे पूछ रहा है सर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, तो ये पूछ रहा है अपन से पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद होगा आप सभी को, आपने रिलेशनशिप पढ़े हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयर मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो के बीच में। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू और E इज इक्वल टू 3K1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में लग रहा है वो लगेगा E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, बिकॉज यहाँ पर E की वैल्यू दी है, G की वैल्यू दी है और म्यू की वैल्यू पूछी हुई है। तो E की वैल्यू कितनी दी है दोस्त, वेयर इज द वैल्यू ऑफ E, यंग्स मॉडुलस, तो 120 जीपीएम में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 इंटू 50 गीगा पास्कल शेयर मॉडुलस की वैल्यू, एंड 1 प्लस म्यू पूछा हुआ है। तो यहां से 120 में से 100 चले जाएंगे, सॉरी, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100। तो अगर इसकी वैल्यूज की बात की जाए तो इट इज 120 डिवाइड बाय 100 एंड ये आ जाएगा 1.2। माइनस करेंगे अगर आप इसमें से 1 को जो म्यू के साथ लिखा हुआ है, तो द आंसर विल बी 0.2। देख लीजिएगा। The next is the sectional modulus of a rectangular section is proportional to the section modulus of rectangular section। तो अगर किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा कि उसका जो सेक्शन मॉडुलस आता है दैट इज, सेक्शन मॉडुलस को हम लोग किससे दिखाएंगे, z से। z इज इक्वल टू जनरली कितना रहेगा इसका, बी डी स्क्वायर बाय 6, आपको पता होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन बाई, यानी कि बी डी क्यूब बाई 12 डिवाइड बाई डी बाई 2, तो बी डी स्क्वायर बाय 6 निकल के आएगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा था सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, तो बी के प्रोपोर्शनल एंड डी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड डेप्थ के प्रोपोर्शनल है। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे इज कॉल्ड एज। तो ये आपको याद होगा टॉर्सनल इक्वेशन टी अपॉन जे टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज टॉर्सनल रिजिडिटी। The answer will be torsional rigidity, the product of modulus of rigidity G and J। तो यहाँ से अगर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से T यहाँ से मिल जाएगा, L यहाँ से मिल जाएगा TL, और ये जे जी थीटा, ये जब मिलेगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से टॉर्सनल रिजिडिटी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now the next is polar moment of inertia of a circular section having diameter 2 meter। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन जो होता है दैट इज π/4, सॉरी π/32 d टू द पावर, पुट द वैल्यू π/32 एंड d की वैल्यू जब आप दोस्तों प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे 2, तो फाइनली सॉल्व कीजिएगा, इट विल बी 1.57, इट विल बी 1.57 अगर आप देखें ध्यान से इसको। The next question is 124. The shear force diagram of a beam shown in given figure, the absolute maximum bending moment। यहाँ पर जस्ट आप यहीं पर देखेंगे तो आपको 5 का सपोर्ट मिलेगा, 5 का 5p का, और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 5a का, तो राइट आंसर विल बी 5p into a। The next is a mild steel beam develops a bending stress of 80 megapascal at a distance of 8 centimeter from the neutral layer।
इफ E is equal to 200 gigapascal, the radius of curvature R की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 1/r की वैल्यू एक तरीके से। तो आप इसके अंदर इक्वेशन लगाइएगा, m/i सिग्मा/y E/r। तो जब आप इनमें से इस इक्वेशन को लेंगे तो क्या बोल रहा है, द माइल्ड स्टील डेवलप्स अ बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस यहां से ले लीजिए सिग्मा से, at a distance of 8 centimeter from the neutral layer if E is equal to 200 gigapascal radius of curvature यानी कि आपको निकालनी है यहाँ पर R की वैल्यू, R कितना निकल के आएगा। तो R निकाल लीजिएगा यहाँ से, एंड R विल बी यहाँ पर आएगा 200 मीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व किया हुआ है। ओके, राइट आंसर इज 200 मीटर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी लेवल नहीं था, बिल्कुल बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे। नाउ अब आ जाते हैं यहाँ पर स्टील के क्वेश्चन आते हैं कुछ, फिर उसके बाद हम लोग सॉइल पे आएंगे। The diameter of hole 16 mm diameter bolt with standard clearance is, bolt की बात कर रहा है यहाँ पर जो बात चल रही है that is about bolt। तो जब 16 mm का बोल्ट होगा, 16 mm का बोल्ट होगा, तो उसमें +2 का क्लियरेंस आएगा, एंड डायमीटर ऑफ होल जो निकल के आएगा वो 18 mm का आएगा। समझ में आ रही है बात। 13 से 14 तक जब रहता है तो हम +1 करते हैं, उसके बाद 16 से 24 या 24 तक, मैंने बोला 24 तक, 16 से 24 मतलब 24 शामिल है इसमें, +2 करते हैं। और ग्रेटर देन 24 यानी कि 24 से जस्ट बड़ा हो जाए, यानी 25 हो गए, 26 हो गए, तो उसमें +3 किया जाता है मार्जिन। रेविट के केस में अगर देखा जाए, रेविट के केस में पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर बोल्ट ना लिख के रेविट देखा होता, तो यहाँ पर दोस्त क्या हो जाता, अगर पाई की वैल्यू नॉमिनल डायमीटर ऑफ रेविट अगर छोटी होती या बराबर होती 25 mm तक, तो प्लस करते हम लोग 1.5, और अगर पाई नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट अगर 25 से बड़ी होती तो हम लोग ऐड करते इसके अंदर 2 mm। समझ में आ रही बात। बट इन्होंने बोल्ट का केस पूछा था, तो बोल्ट के केस के लिए दीज आर द वैल्यूज। डन। नेक्स्ट आता है स्टील क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म। तो 4 टाइप के सेक्शंस में डिवाइड किया है, जनरली 3 होते हैं, चौथा वाला हम खुद से लेके आते हैं, दैट इज सिलेंडर। तो सिलेंडर के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है इस एग्जाम में। तो यहाँ पर बोल रहा है द स्टील क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म। तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट सेक्शन। और अगर यहीं पर सिर्फ एक चेंजेस आ जाता कि द स्टील क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बट हैव प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी, यानी कि वो प्लास्टिक हिंज बना सकता है एंड फॉर्म कर सकता है मैकेनिज्म, तो यहां पर आंसर हो जाता प्लास्टिक सेक्शन। बट अगर प्लास्टिक हिंज बनाने की क्षमता नहीं है तो कॉम्पैक्ट सेक्शन। क्लियर है मेरी बात। द चैनल एंगल एंड टी सेक्शंस बियॉन्ड बिलोंग टू बकलिंग क्लास। अगर आप यहां पर देखें, जस्ट अ मिनट, अगर आप देखें यहां पर, नाउ इट इज शोइंग 800 2007। बेसिकली जो क्वेश्चन सारे के सारे आए वो आपको यहीं से पूछेंगे। तो इसके अंदर आते हैं हम लोग बकलिंग क्लासेस के ऊपर, कि बकलिंग क्लासेस कहाँ दिखाई जाएंगे हमें। तो इट विल बी शोन हियर आफ्टर द कंप्रेशन एंड दिस इज टेबल 10। अगर आप ध्यान से देखें तो टेबल 10 इस जगह पर आना है आपको। क्लॉज 7.1.2.2 आई होप दिख रही है आपको, ये मीटिंग है ना, मैंने ज्वाइन नहीं किया है बट दिख रही होगी आपको, क्योंकि लिखा हुआ है स्टॉप शेयर, तो ये शेयरिंग हो रहा है मतलब इसका। नाउ टेबल 10 बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आए तो आपको सारे के सारे चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन एंड सॉलिड सेक्शन, ये सब किसके अंदर मिलते हैं, बकलिंग क्लास सी के अंदर। इसके अंदर मिल रहे हैं
बकलिंग क्लास सी के अंदर, बिल्ट अप मेंबर भी बकलिंग क्लास सी के अंदर। तो आपको टेबल 10 पढ़नी थी, और ये वाली क्लास में हम लोग बताते हैं कि पर्टिकुलरली किस कौन कौन सी जनरली इस टेबल के अंदर याद ही आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। और वही क्वेश्चन इस बार उन्होंने पूछ लिया, वही सेम क्वेश्चन इन्होंने इस बार पूछ लिया। सुनाओ, so right answer is for this buckling class C. The function of fill in the blank to improve the buckling strength of cylinder web due to shear। तो एंड के लिए जो देते हैं हम लोग वो एंड बियरिंग स्टिफनर्स होते हैं, बट बकलिंग स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, बकलिंग स्ट्रेंथ के इंप्रूवमेंट के लिए इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनेस वेब स्टिफनर प्रोवाइड किया जाता है, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है मेरा बात? नाउ द क्वेश्चन इज, now the question is 145, where a fillet weld is applied to the square edge of a part, the size of weld should be at least। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी हम लोग पढ़ा होगा, क्या पढ़ाया ही हुआ है। तो यहां पर आपको बात पूछ रहा है फिलेट वेल्ड की, फिलेट वेल्ड में भी द साइज ऑफ वेल्ड शुड बी एटलीस्ट लेस देन एज थिकनेस। तो कितना, जब भी स्क्वायर एज की बात आएगी, जब भी स्क्वायर एज की बात आती है, तो उसमें से हम लोग स्क्वायर एज में क्या करते हैं कि अगर सपोज करो दो प्लेट ज्वाइंट हो रही हैं, तो हम लोग स्क्वायर एज में यहाँ पर, तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग कितना छोड़ते हैं, 1.5 mm याद करेंगे। तो राइट आंसर विल बी 1.5 mm। क्लियर है मेरा बात? द नेक्स्ट इज 146, for limit state of serviceability the partial safety factor for dead load, live load and dead load plus live load plus crank load। तो ये भी पूरा का पूरा कोड में बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगी शुरुआत में ही टेबल नंबर अभी याद नहीं रहा है, आप कोड उठा के देख लीजिएगा, बहुत ही स्टार्टिंग में आपको ये टेबल मिल जाती है। तो लिमिट दो पार्ट में बटी हुई है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया था क्लास के अंदर। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1.0। क्लियर? In case of single lace system, the direction of lacing on opposite face of the column shall be। आगे का हम लोग दिखाते हैं, पीछे का हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसका मिरर इमेज जो हम लोग सेम होगा डायरेक्टली, एकदम बिल्कुल डिक्टो सेम लगाएंगे हम लोग। The spacing between adjacent parallel line of fastener in transverse to the direction of load। तो यहां पर हम लोगों ने इन चीजों को भी हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि what is the meaning of pitch distance and what is the गेज डिस्टेंस। सपोज ये प्लेट है, अब थोड़ी सी ऐसी बनी हुई है मान लीजिएगा, और इस प्लेट के अंदर बोल्ट लगे हुए हैं। तो ये डिस्टेंस की अगर बात की जाए, लोड पहले दिखाना जरूरी है इन डिस्टेंसेस के लिए। तो इस डिस्टेंस की बात की जाए तो इट इज कॉल्ड पिच, और इस डिस्टेंस की बात की जाए तो इट इज कॉल्ड गेज डिस्टेंस। क्वेश्चन में हमसे गेज डिस्टेंस पूछ रहा है। In the direction of the distance between two consecutive bolts in the direction of force in the direction of load is known as pitch, and in the perpendicular distance between two consecutive bolt in the transverse or in the perpendicular direction of force is known as gauge distance। तो बड़े प्यार से उन्होंने पूछा the spacing between adjacent parallel line of fastener मतलब बोल्ट ही in transverse into the direction of load is known as gauge distance। समझ में आ रही है? in the same direction of load is बोलते तो आ जाती pitch distance। क्लियर है? देखिए फिर से 149 यानी 149 पर वापस उन्होंने उसी चीज को वापस रिपीट कर दिया, प्लास्टिक, सेमी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर, वही वाला केस। तो ऐसा सेक्शन जो कि बकल कर जाए इवन लोकली बिफोर रीचिंग यील्ड मोमेंट, क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला, सिलेंडर कहलाएगा। कंप्रेशन मेंबर में शुरुआती लाइनों में से एक है ये कंप्रेशन मेंबर। जब भी हम स्टार्ट करते हैं क्लास के अंदर तो शुरुआत में हम लोग इन सेक्शंस को देख लेते हैं। प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर हम इन सेक्शंस को देखते हैं, बीम पढ़ते हुए हम इन सेक्शंस को देखते हैं। समझ में आ रही बात? तो चार टाइप के सेक्शन होते हैं, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट,
सेमी कॉम्पैक्ट एंड सिलेंडर। सिलेंडर वो सेक्शंस होते हैं जिनके अंदर वो पहले ही बकल कर गए, यील्ड पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं पहुंचे। दूसरा सेमी कॉम्पैक्ट, वो सॉरी, हाँ सेमी कॉम्पैक्ट। सेमी कॉम्पैक्ट उन सेक्शंस को बोलते हैं जिनका आधा पोर्शन इलास्टिक जोन में है और आधा पोर्शन प्लास्टिक जोन में पहुंच चुका। कॉम्पैक्ट उन सेक्शंस को बोलते हैं जिनका सेक्शन तो पूरा का पूरा प्लास्टिक में पहुंच गया, लेकिन अभी भी प्लास्टिक हिंज को बनाने की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि मैकेनिज्म नहीं बना सकता। प्लास्टिक उसको बोलते हैं जो कि मैकेनिज्म बना सकता है एंड पूरा का पूरा फुली कन्वर्ट हो चुका है प्लास्टिक में, यानी कि उसका ईच एंड एवरी पॉइंट वाई स्ट्रेसेस को रीच कर चुका है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन इन विच एलिमेंट बकल्स लोकली बिफोर रीचिंग यील्ड मोमेंट इज कॉल्ड cylinder section. The next is in the case of plate girder with Fy 250 megapascal, the width to thickness ratio to prevent local buckling of plastic section. तो ये 9.4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी रहता है साथ में, बट उसकी वैल्यू जो हो जाती है 1 हो जाती है, याद करेंगे, है ना? ये भी हम लोग कोड के अंदर देखते हैं। इसकी जो टेबल्स हैं आपको बस स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएंगी। दिस इज द टेबल। देखिए ये वाली जो टेबल है ये वो लोड के लिए है, द पार्ट टेबल 4। हाँ, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स गामा एफ। तो यहाँ पर जब आप बात करते हैं इसकी, तो जब आप इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लिमिटेड ऑफ सर्विस मिल जाएंगे, 1.1 के फैक्टर मिल रहे हैं। जनरली एक ही सेक्शन होता है, जब लाइव लोड और डेड लोड और विंडो अर्थक्वेक जब जोड़ा जाएगा तो डेड लोड में 1.0, लाइव लोड में 0.8 और विंडो लोड अर्थक्वेक लोड में 0.8 आता है, बाकी नहीं तो वही सेक्शन है। नाउ वेयर इज दैट टेबल? अभी तो मिली थी। लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो, तो यहाँ पर आप सेक्शंस को देखते हैं तो ये वाला पहलता है, पहले वाला ही पूछा हुआ है इन्होंने घुमा फिरा कर। तो 9.4 एप्सिलॉन, 9.4 इज द प्लास्टिक के लिए, कॉम्पैक्ट के लिए 10.5, सेमी कॉम्पैक्ट के लिए 15.7। अब ये बहुत बड़ी टेबल है लेकिन पार्ट इतना सही पूछा हुआ है इन्होंने। So the right answer will be for this section is where's the section 9.4. वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट वेयर, तो वेब क्रिपलिंग जनरली कहाँ होता है? एक तो सपोर्ट पर होता है, दूसरा जहां पर पॉइंट लोड लगा हो, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हो। तो राइट आंसर इज कॉन्सेंट्रेटेड लोड। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको, कई बार इसको पढ़ा जाता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर लेसिंग बार एज पर IS 800 2007 इज 40 से 70 डिग्री। 40 से कम नहीं होना चाहिए और 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ना तो 40 से ज्यादा होना चाहिए, ना ही 70 से, 40 से कम और ना 70 से ज्यादा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। Two plates of 16 mm and 14 mm are jointed by lap joint with a fillet weld. The maximum size of fillet weld पूछ रहा है। और आपको याद होगा कि जब हम मैक्सिमम साइज निकालते हैं, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड निकालेंगे तो ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ थिनर सेक्शन। पढ़े हैं ना हम लोग ये चीजें तो। और जब हम मिनिमम साइज निकालते हैं फिलेट वेल्ड का तो वहां पर वो डिपेंड करता है मैक्सिमम पर। और दो केसेस पढ़े हुए हैं हम लोगों ने कि जब भी सर एक स्क्वायर एज की बात होगी, स्क्वायर एज मतलब सर ऐसे वाले प्लेट्स जब जुड़ रहे होंगे तो यहाँ पर जो भी छोटा वाला होगा थिकनेस ऑफ थिनर सेक्शन, तो 14 छोटा है कि 16 छोटा है? 14 छोटा है, तो वेल्डिंग कहाँ होगी? यहाँ। और ये वाला केस अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, कितना छोड़ोगे? 1.5। कितना छोड़ दोगे? 1.5। अगर यही रेक्टेंगुलर एज होता, सॉरी राउंडेड एज होता, रेक्टेंगुलर देखो दिए, स्क्वायर बोल लीजिए, रेक्टेंगुलर बोल लीजिए, राउंडेड एज होता है ऐसा तो इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ थिकनेस एट दिस सेक्शन। तो यहाँ 1.5 माइनस होगा, यानी 14 में से आपको 1.5 माइनस करना पड़ेगा, दैट विल बी 12.5 mm। समझ में आ रहा है? An ISMB 400 is used as a beam in a framed structure. It can be taken as laterally strained than it is.
टेंशन फ्लैंज इज लार्जली laterally restrained, नहीं। कंप्रेशन फ्लैंज इज laterally restrained, बिल्कुल सही। कंप्रेशन फ्लैंज जो है वही laterally restrained होगा। दो टाइप के बीम सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, एक होता है laterally restrained और एक होता है not laterally, मतलब unrestrained। तो कौन सा वाला होगा? कंप्रेशन फ्लैंज को ही हमेशा रिस्ट्रेन करवाया जाएगा, टेंशन फ्लैंज को कभी भी नहीं। पूरा का पूरा करवाया जा सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन पूरा पूरा करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंशन को करवा लें, कंप्रेशन को आप करवाएं ही नहीं। बेसिकली जब भी रखा जाएगा तो कंप्रेशन फ्लैंज को ही रिस्ट्रेन करवाया जाएगा लेटरली। समझ में आ रही बात आपको? The next question is, which of the following elements are essentially required to provide a roof in a side of an industrial structure to resist wind force? Wind force के लिए हमेशा हम bracing provides करते हैं। अगर मैं normal भी डायग्राम आपको बना के मैंने बताया हो कभी, तो जब भी कभी आप इस टाइप के स्ट्रक्चर में दो कॉलम्स के बीच में हमेशा क्या प्रोवाइड किया जाएगा? इस टाइप के सेक्शन, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेसिंग्स। और ये बेसिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं विंड फोर्स को रेसिस्ट करवाना है। क्लियर है मेरा बात? द कंप्रेशन मेंबर मे बी कंसीडर्ड शॉर्ट व्हेन बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो आर लेस देन लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। जब 12 से छोटी होगी तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट कॉलम, 12 से बड़ी होगी तो इसको बोला जाएगा लॉन्ग कॉलम। समझ में आ रही बात? बाकी क्वेश्चन आर्थिक हैं इसके अंदर। उसके बाद आते हैं तो स्टील का 8% का वेटेज था, 16 के समथिंग क्वेश्चन थे स्टील से। अगर कोई एक आध रह गया हो तो प्लीज देख लीजिएगा, बस मैंने कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर करवाएं। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन फॉर सॉइल। इस केस में यहाँ पर जो दिए हुए हैं, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ सॉइल बोल लीजिए या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोल लीजिए, सॉइल मैकेनिक्स बोल लीजिए, जो आप चाहें। So the effective size, uniformity coefficient and coefficient of curvature are used to define। तो इफेक्टिव साइज हो गया, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट यानी कि सीसी, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि सीयू, है ना? सॉरी, सीसी एंड सीयू। तो सीयू क्या होता है? d60/10 d10। सीसी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ ये वाला, दैट इज d30 स्क्वायर डिवाइड बाय d10, d60 इंटू d10। तो ये सब किसके लिए हैं सर? इट इज फॉर ग्रेडिंग ऑफ सॉइल। और D10 को ही क्या बोलते हैं? इफेक्टिव साइज। D10 को इफेक्टिव साइज 10 लिखा हुआ भैया। अगला, सेंसिटिविटी इज मेजर ऑफ चेंज इन कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ ऑन द सॉइल ऑन रिमोल्डिंग। जब भी आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, उस चीज को बता रहा है सेंसिटिविटी। आप उसको डिस्टर्ब कर लीजिए, उसके बाद सेंसिटिविटी डाउन हो जाएगी। क्लियर? उसी चीज को बोलते हैं एक्चुअली। परमेबिलिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। कांस्टेंट हेड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है कांस्टेंट हेड टेस्ट और दूसरा होता है फॉलिंग हेड टेस्ट। कांस्टेंट हेड टेस्ट को हमेशा कोर्स ग्रेन सॉइल को किया जाता है, और फॉलिंग हेड टेस्ट को हमेशा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए किया जाता है। दोनों के अंदर हम लोग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को ही निकालते हैं। इट इज द राइट। लिक्विफेक्शन इज सडन लार्ज डिक्रीज ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। क्यों, किस वजह से? बिकॉज जो कोहेजन लेस सॉइल है, जैसे कि आप सैंड के अंदर करके देखेंगे, इसको आप सैंड भर लीजिए, उसके अंदर एक छोटा सा प्रोटोटाइप ऑफ स्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, जब आप उसके अंदर पानी डालेंगे तो उसके अंदर जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है वो सडनली वाटर टेबल के ऊपर आने की वजह से भी सैंड के अंदर सडनली जो डिक्रीमेंट आएगा देखने को मिलेगा आपको। किसके अंदर? शेयरिंग रेजिस्टेंस के अंदर। तो कौन सी सॉइल? जनरली जब वो कोहेजन लेस हो और साथ में पानी आने की वजह से सैचुरेट हो चुकी हो। आप करके देखिएगा, आप आराम से एक बक्सा टाइप का, मतलब पूरा का पूरा सैंड फिल कर लीजिए, उसमें एक प्रोटोटाइप खड़ा कर लीजिए आपके स्ट्रक्चर का, मतलब बीम एंड कॉलम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेटेड, और उसके अंदर पानी के अंदर, वो सैंड के अंदर फिल कर दीजिए वाटर। तो वो सैंड तो है ही, सैंड इज अ टाइप ऑफ कोहेजन लेस सॉइल, एंड जब वाटर टेबल आ जाएगा देन इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। क्लियर? पानी आ जाएगा देन इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। उस केस में एकदम से जो शेयरिंग रेसिस्टेंस दे रहा था सैंड, वो आपको नहीं प्रोवाइड होगा। आपका स्ट्रक्चर विल कोलैप्स नहीं भी हुआ तो डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा, कम से कम करके देखिएगा। In Rankine's analysis for lateral earth pressure, the soil deposit assumed in a state of, ये पढ़ाया हुआ है, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम रहता है, ये पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर।
लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट इन, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ग्रेवल के अंदर तो भैया बिल्कुल भी नहीं होती, सैंड के अंदर थोड़ी सी कम, बहुत कम देखने को मिलती है, सिल्ट के अंदर देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम जो आंसर रहेगा, सबसे सही जो आंसर रहेगा दैट विल बी क्ले। दोनों लिमिट देखने को मिलती है, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। आपको याद होगा लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक ऐसा ग्रांडे अपरेटस का यूज करते थे, और प्लास्टिक लिमिट ये निकालने के लिए हम लोग सॉइल के अंदर पानी मिक्स करके उसको एक थ्रेड बनाते थे, दोनों हाथों के बीच में रब करके, या एक स्मूथ सरफेस और एक हमारे पाम के बीच में रफ मतलब रोल करके उसकी थिकनेस बनाते थे। 3 mm पर जब जाके वो टूट जाता है तो उस टाइप के वाटर को, उसी वाटर को हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोलते थे कि इट इज अ प्लास्टिक लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर सॉइल। क्लियर है मेरी बात, हमने किया हुआ है ये चीजें। प्रॉक्टर्स टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन, प्रॉक्टर टेस्ट किस चीज के लिए डिटरमाइन होता है, तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, मैक्सिमम वाटर कंटेंट के लिए, इनके लिए प्रॉक्टर टेस्ट नहीं होता, ड्राई डेंसिटी के लिए भी नहीं होता है ना। प्रॉक्टर टेस्ट कैसे होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए भी कर सकते हैं आप एक बार को, लेकिन मैक्सिमम वाटर कंटेंट के लिए कौन सा होता है टेस्ट, पिक्नोमीटर कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए तो पिक्नोमीटर करते ही करते, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए कौन सा करते, पिक्नोमीटर। ओके, so right answer will be maximum dry density. The cohesionless soil loses on attacking quicksand condition, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोहेजनलेस सॉइल होगी और उसके अंदर कौन कम हो जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ। कौन सी चीज को कम करेगी, शेयर स्ट्रेंथ को। क्वेश्चन पूछने के बाद खुद ही आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के बाद खुद ही आंसर बता रहे हैं नेक्स्ट में जाके। Last question, 245 number, the black cotton soil is not suitable, ये mute है क्या, so repeat कर रहा हूं मैं। These are the questions, ये जो हमारा अंडरग्राउंड वॉल्यूमेट्रिक चेंज ड्यू टू वेरिएशन मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा क्योंकि चेंज होगा। आई होप समझ में आ रही होगी आपको बातें, है ना। तो आई होप आपका एग्जाम बढ़िया गया होगा, बिकॉज पूरा का पूरा पेपर बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं हमारे सब्जेक्ट से, हमने 3 सब्जेक्ट्स अभी तक देखे हुए हैं। द फर्स्ट वन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, द सेकंड वन इज स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान पूछा गया, सॉइल मैकेनिक्स भी बहुत ही आसान पूछा गया, सोम भी आसान नहीं था। ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो पूरा का पूरा पेपर ही आसान रहा, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो क्लासेस के अंदर डिस्कस ना हुआ हो। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द योर रिजल्ट, है ना। वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आई होप आपका रिजल्ट सबका ही बहुत अच्छा है, सभी लोग सिलेक्ट हो।